झूठे झंडे के नीचे व्लादिमीर इलिच लेनिन। नशे दयेलो पेट्रोग्राद जनवरी 1915 के अंक संख्या 1 में श्री ए पोत्रसोव द्वारा एक अत्यंत विशिष्ट कार्यक्रमात्मक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था दो युगों के संगम पर। उसी लेखक द्वारा पहले प्रकाशित एक पत्रिका लेख की तरह वर्तमान लेख रूस में सार्वजनिक विचार की एक पूरी बुर्जुआ प्रवृत्ति परिसमापनवादी के अंतर्निहित विचारों को प्रस्तुत करता है जो समय की महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्याओं के बारे में है। नशे दयेलो हमारा कारण मेंशेविक परिसमापकों का मासिक, रूस में सामाजिक अंधराष्ट्रवादियों का मुखपत्र। इसका प्रकाशन 1915 में पेट्रोग्राद में शुरू हुआ जो नशा जारिया की जगह लेता था जिसे अक्टूबर 1914 में दबा दिया गया था। सख्ती से कहें तो हमारे सामने लेख नहीं बल्कि एक निश्चित प्रवृत्ति का घोषणापत्र है और जो कोई भी उन्हें ध्यान से पढ़ता है और उनकी सामग्री पर विचार करता है वह देखेगा कि केवल आकस्मिक विचार यानी ऐसे विचार जिनका विशुद्ध साहित्यिक हितों से कोई लेना देना नहीं है ने लेखक के विचारों और उसके दोस्तों के विचारों क्योंकि लेखक अकेले नहीं है को घोषणा या सिद्धांत के अधिक उपयुक्त रूप में व्यक्त होने से रोका है। पोत्रसोव का मुख्य विचार यह है कि वर्तमान लोकतंत्र दो युगों के बीच खड़ा है, पुराने युग और नए युग के बीच मूलभूत अंतरराष्ट्रीय अलगाव से अंतरराष्ट्रीयता की ओर संक्रमण में निहित है। पोत्रसोव वर्तमान लोकतंत्र से उस तरह के लोकतंत्र को समझते हैं जिसने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत को चिन्हित किया, जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के पहले 2/3 हिस्से को चिन्हित करने वाले पुराने बुर्जुआ लोकतंत्र से अलग है। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि लेखक का विचार बिल्कुल सही है कि हमारे सामने वर्तमान लोकतंत्र में प्रमुख राष्ट्रीय उदारवादी प्रवृत्ति का विरोधी है और यह कि लेखक एक अंतर्राष्ट्रीयवादी है न कि राष्ट्रीय उदारवादी। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीयता का ये बचाव राष्ट्रीय संकीर्णता और राष्ट्रीय विशिष्टता को एक पुराने और बीते युग की विशेषता के रूप में संदर्भित करना क्या ये राष्ट्रीय उदारवाद की लहर से अलग होना नहीं है जो हमारे लिए अभिशाप है। वर्तमान लोकतंत्र या बल्कि इसके आधिकारिक प्रतिनिधियों की पहली नज़र में यह न केवल संभव है बल्कि लगभग अपरिहार्य धारणा है। फिर भी ऐसा सोचना एक बड़ी भूल होगी। लेखक अपने माल को झूठे झंडे के नीचे ले जा रहा है। जानबूझकर या अनजाने में इस मामले में यह मायने नहीं रखता, उसने अंतर्राष्ट्रीयता का झंडा फहराकर एक चाल चली है ताकि वह अपने राष्ट्रीय उदारवाद के प्रतिबंधित माल को इस झंडे के नीचे अधिक सुरक्षित रूप से ले जा सके। आखिरकार पोत्रसोव एक निर्विवाद राष्ट्रीय उदारवादी हैं। उनके लेख और उनके कार्यक्रम मंच और सिद्धांत का सार इस छोटी सी और अगर आप चाहें तो मासूम चाल में है अवसरवाद को अंतर्राष्ट्रीयता के झंडे के नीचे ले जाने में। इस चाल के सभी विवरणों में जाना चाहिए क्योंकि यह मामला प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोत्रसोव द्वारा झूठे झंडे का इस्तेमाल अधिक खतरनाक है क्योंकि वह न केवल खुद को अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत के साथ जोड़ता है बल्कि मार्क्सवादी पद्धति का अनुयायी होने का तमगा भी ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में पोत्रसोव मार्क्सवाद का सच्चा अनुयायी और प्रवक्ता होने का दिखावा करता है जबकि वास्तव में वह मार्क्सवाद के स्थान पर राष्ट्रीय उदारवाद को स्थापित करता है। पोत्रसोव काउत्स्की को संशोधित करने की कोशिश करता है, उस पर वकील की भूमिका निभाने का आरोप लगाता है, यानी कभी एक रंग की उदारवादिता का बचाव करता है, कभी दूसरे रंग की यानी विभिन्न राष्ट्रों के लिए विशिष्ट रंगों की उदारवादिता का। पोत्रसोव राष्ट्रीय उदारवाद क्योंकि यह बिल्कुल निर्विवाद और निर्विवाद है कि काउत्स्की एक राष्ट्रीय उदारवादी बन गया है की तुलना अंतर्राष्ट्रीयवाद और मार्क्सवाद से करना चाहता है। वास्तव में पोत्रसोव रंग बिरंगे राष्ट्रीय उदारवाद की तुलना एक ही रंग के राष्ट्रीय उदारवाद से कर रहा है जबकि मार्क्सवाद किसी भी तरह के राष्ट्रीय उदारवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण है और वर्तमान ऐतिहासिक स्थिति में बिल्कुल शत्रुतापूर्ण है। अब हम ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है और मामला क्या है। एक, पोत्रसोव की दुर्घटनाओं का मुख्य बिंदु जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय उदारवादी झंडे के नीचे निकलना पड़ा को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि पाठक उनके लेख के निम्नलिखित अंश का अध्ययन करें। अपने विशिष्ट स्वभाव के साथ उन्होंने मार्क्स और उनके साथियों ने समस्या पर हमला किया चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने संघर्ष का निदान किया और यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि किस पक्ष की सफलता ने उनके दृष्टिकोण से वांछनीय संभावनाओं के लिए व्यापक दृष्टिकोण खोले। इस प्रकार उन्होंने एक निश्चित आधार तैयार किया जिस पर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। हमारे इटैलिक अंश में किस पक्ष की सफलता अधिक वांछनीय है यही निर्धारित किया जाना चाहिए और वह भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। मार्क्सवादी पद्धति का सार यही है। ये वही है जो काउत्स्की नहीं करते। इस प्रकार वे न्यायाधीश मार्क्सवादी से वकील राष्ट्रीय उदारवादी बन जाते हैं। पोत्रसोव का तर्क ऐसा ही है। पोत्रसोव खुद इस बात पर सबसे अधिक आश्वस्त हैं कि जब वे एक पक्ष अर्थात अपने स्वयं की सफलता की वांछनीयता का बचाव करते हैं तो वे वकील की भूमिका नहीं निभाते हैं और इसके विपरीत वे दूसरे पक्ष के घोर पापों के संबंध में वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विचारों द्वारा निर्देशित होते हैं।
पोत्रसोव, मास्लोव, प्लेखानोव आदि जो सभी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विचारों से निर्देशित हैं, पोत्रसोव के समान ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह एक सरल दिमाग है जो सीमा पर है। ठीक है, हम अनावश्यक जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन पहले विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक प्रश्न का विश्लेषण पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए 1859 के इतालवी युद्ध में मार्क्स ने यह स्थापित किया था कि किस पक्ष की सफलता अधिक वांछनीय है। पोत्रसोव इस विशेष उदाहरण पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके बारे में वे कहते हैं कि इसकी कुछ विशेषताओं के कारण ये हमारे लिए विशेष रुचि रखता है। हम भी अपनी ओर से पोत्रसोव द्वारा चुने गए उदाहरण को अपनाने के लिए तैयार हैं। 1859 में नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, कथित तौर पर इटली की मुक्ति के लिए, लेकिन वास्तव में यह उसके अपने वंशवादी उद्देश्यों के लिए था। पोत्रसोव कहते हैं, नेपोलियन तृतीय की पीठ के पीछे गोर्चकोव की छवि देखी जा सकती थी, जिसने अभी अभी फ्रांस के सम्राट के साथ एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ हमारे सामने विरोधाभासों का एक जाल है। एक ओर सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी यूरोपीय राजतंत्र जो इटली पर अत्याचार करता रहा है, दूसरी ओर गैरिबाल्डी सहित क्रांतिकारी इटली के प्रतिनिधि जो अति प्रतिक्रियावादी नेपोलियन तृतीय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं आदि। पोत्रसोव लिखते हैं, क्या यह आसान नहीं होता कि एक तरफ हटकर यह कहा जाता कि दोनों समान रूप से बुरे हैं। हालांकि न तो एंगेल्स, न ही मार्क्स और न ही लासेल ऐसे समाधान की सरलता से आकर्षित हुए, बल्कि उन्होंने समस्या की खोज शुरू कर दी। पोत्रसोव का मतलब है कि समस्या का अध्ययन और अन्वेषण करना, संघर्ष के विशेष परिणाम की खोज शुरू कर दी जो तीनों के लिए प्रिय कारण के लिए सबसे बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। लेसल के बावजूद मार्क्स और एंगेल्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रशिया को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके विचारों में, जैसा कि पोत्रसोव खुद स्वीकार करते हैं, दुश्मन गठबंधन के साथ संघर्ष के परिणामस्वरूप जर्मनी में एक राष्ट्रीय आंदोलन की संभावना थी जो इसके कई शासकों के सिर पर विकसित हो सकता था। ये भी विचार था कि यूरोप के संगीत में कौन सी शक्ति मुख्य बुराई थी, प्रतिक्रियावादी डेन्यूबियन राजशाही या इस संगीत के अन्य प्रमुख प्रतिनिधि। पोत्रसोव ने निष्कर्ष निकाला कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सही था, मार्क्स या लासेल। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी इस बात पर सहमत थे कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किस पक्ष की सफलता अधिक वांछनीय थी। ये पोत्रसोव द्वारा उद्धृत उदाहरण है और इसी तरह से हमारे लेखक ने तर्क दिया है। यदि मार्क्स तब अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का मूल्यांकन करने में सक्षम थे, पोत्रसोव की अभिव्यक्ति दोनों युद्धरत पक्षों की सरकारों के अत्यधिक प्रतिक्रियावादी चरित्र के बावजूद, तो मार्क्सवादियों को भी वर्तमान में इसी तरह का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। पोत्रसोव ने निष्कर्ष निकाला। ये निष्कर्ष या तो भोला भाला बचपना है या फिर मूर्खतापूर्ण कुतर्क, क्योंकि इसका निष्कर्ष यह है कि चूंकि 1859 में मार्क्स किसी विशेष पूंजीपति वर्ग के लिए सफलता की वांछनीयता की समस्या पर काम कर रहे थे, इसलिए हमें आधी सदी बाद इस समस्या को ठीक उसी तरीके से हल करना होगा। पोत्रसोव ये देखने में विफल रहे कि 1859 में मार्क्स के लिए और साथ ही बाद के कई मामलों में किस पक्ष की सफलता अधिक वांछनीय है का सवाल ये पूछने का मतलब था कि किस पूंजीपति वर्ग की सफलता अधिक वांछनीय है। पोत्रसोव ये देखने में विफल रहे कि मार्क्स उस समय इस समस्या पर काम कर रहे थे जब निस्संदेह प्रगतिशील बुर्जुआ आंदोलन मौजूद थे, जो इसके अलावा न केवल मौजूद थे बल्कि यूरोप के अग्रणी राज्यों में ऐतिहासिक प्रक्रिया के अग्रभाग में। आज उदाहरण के लिए ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोप के संगीत के ऐसे प्रमुख सदस्यों में एक प्रगतिशील बुर्जुआ वर्ग, एक प्रगतिशील बुर्जुआ आंदोलन की कल्पना करना भी हास्यास्पद होगा। इन दो प्रमुख राज्यों का पुराना बुर्जुआ लोकतंत्र प्रतिक्रियावादी हो गया है। पोत्रसोव ने इसे भूल दिया है और पुराने बुर्जुआ तथाकथित लोकतंत्र के दृष्टिकोण को वर्तमान गैर बुर्जुआ लोकतंत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित किया है। दूसरे वर्ग के दृष्टिकोण की ओर यह बदलाव और इसके अलावा एक पुराने और पुराने पर चुके वर्ग के दृष्टिकोण की ओर यह बदलाव सरासर अवसरवाद है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस तरह के बदलाव को पुराने और नए युगों में ऐतिहासिक प्रक्रिया की वस्तुगत सामग्री के विश्लेषण द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये बुर्जुआ वर्ग है, उदाहरण के लिए जर्मनी में और उस मामले में ब्रिटेन में भी, जो पोत्रसोव द्वारा किए गए प्रतिस्थापन को प्रभावित करने का प्रयास करता है, अर्थात साम्राज्यवादी युग को मुक्ति के लिए बुर्जुआ प्रगतिशील राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक आंदोलनों द्वारा प्रतिस्थापित करना। पोत्रसोव पूंजीपति वर्ग के नक्शे कदम पर बिना किसी आलोचना के चल रहे हैं। ये और भी अधिक अक्षम्य है क्योंकि उन्होंने जिस उदाहरण का चयन किया है उसमें पोत्रसोव खुद उन बीते दिनों में मार्क्स, एंगेल्स और लासेल को निर्देशित करने वाले विचारों को पहचानने और निर्दिष्ट करने के लिए बाध्य हैं। संयोग से पोत्रसोव इस बात पर अपना मन बनाने से इनकार करते हैं कि 1859 के युद्ध की स्थितियों का मूल्यांकन करने में मार्क्स या लासेल सही थे। हमें लगता है कि मेहरिन के बावजूद मार्क्स सही थे, जबकि लासेल तब एक अवसरवादी थे, जैसे कि वे बिस्मार्क के साथ अपने इश्कबाजी के दौरान थे।
लासेल खुद को प्रशिया और बिस्मार्क की जीत के लिए इटली और जर्मनी के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलनों में पर्याप्त ताकत की कमी के लिए ढाल रहे थे। इस प्रकार लासेल एक राष्ट्रीय उदारवादी श्रम नीति की ओर चले गए, जबकि मार्क्स ने राष्ट्रीय उदारवादी कायरता के प्रति शत्रुतापूर्ण एक स्वतंत्र लगातार लोकतांत्रिक नीति को प्रोत्साहित और विकसित किया। नेपोलियन के खिलाफ 1859 में प्रशिया के हस्तक्षेप ने जर्मनी में लोकप्रिय आंदोलन को उत्तेजित किया होगा। लासेल नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर नजरें डाल रहे थे, क्योंकि वे बिस्मार्क से मोहित थे। बिस्मार्क की सफलता लासाल के अवसरवाद का औचित्य नहीं थी। सबसे पहले ये राष्ट्रीय आंदोलन जर्मनी और इटली में पर विचार थे, मध्ययुगीनवाद के प्रतिनिधियों के सिर पर उत्तरार्ध के विकास पर। दूसरे ये मुख्य बुराई पर विचार थे, यूरोप के संगीत समारोह में प्रतिक्रियावादी राजतंत्र, ऑस्ट्रियाई नेपोलियन आदि। ये विचार बिल्कुल स्पष्ट और निर्विवाद हैं। मार्क्सवादियों ने कभी भी सामंती और निरंकुश ताकतों के खिलाफ बुर्जुआ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की प्रगतिशीलता से इनकार नहीं किया है। पोत्रसोव को ये पता है कि आज के प्रमुख यानी अग्रणी प्रतिद्वंद्वी राज्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है या हो सकता है। उन दिनों इटली और जर्मनी दोनों में ही दशकों के संघर्ष के साथ लोकप्रिय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन मौजूद थे। उन दिनों पश्चिमी पूंजीपति वर्ग कुछ अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता नहीं देता था, इसके विपरीत वे राज्य वास्तव में मुख्य बुराई थे। पोत्रसोव को ये पता है, जैसा कि वह उसी लेख में स्वीकार करते हैं, कि आज कोई भी अन्य राज्य मुख्य बुराई नहीं है या हो सकता है। पूंजीपति वर्ग उदाहरण के लिए जर्मनी में हालांकि केवल उसी देश में नहीं स्वार्थी कारणों से राष्ट्रीय आंदोलनों की विचारधारा को प्रोत्साहित कर रहा है, उस विचारधारा को साम्राज्यवाद के युग में यानी एक बिल्कुल अलग युग में अनुवाद करने का प्रयास कर रहा है। हमेशा की तरह अवसरवादी पूंजीपति वर्ग के पीछे पीछे चल रहे हैं, वर्तमान लोकतंत्र के दृष्टिकोण को त्याग कर पुराने बुर्जुआ लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये सभी लेखों में साथ ही पोत्रसोव और उनके परिसमापनवादी साथी विचारकों की पूरी स्थिति और पूरी लाइन में मुख्य कमी है। पुराने बुर्जुआ लोकतंत्र के समय मार्क्स और एंगेल्स किस विशेष पूंजीपति वर्ग की सफलता की वांछनीयता की समस्या पर काम कर रहे थे? वे एक मामूली उदार आंदोलन को एक तूफानी लोकतांत्रिक आंदोलन में विकसित करने के बारे में चिंतित थे। वर्तमान गैरबुर्जुआ लोकतंत्र के दौर में पोत्रसोव बुर्जुआ राष्ट्रीय उदारवाद का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे समय में जब ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस में बुर्जुआ प्रगतिशील आंदोलनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे वे मामूली उदारवादी हो या उग्र लोकतांत्रिक। मार्क्स और एंगेल्स अपने युग बुर्जुआ राष्ट्रीय प्रगतिशील आंदोलनों से आगे थे। वे ऐसे आंदोलनों को गति देना चाहते थे ताकि वे मध्ययुगीनता के प्रतिनिधियों के सिर के ऊपर विकसित हो सकें। सभी सामाजिक अंधराष्ट्रवादियों की तरह पोत्रसोव भी पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने समय से दूर जो वर्तमान लोकतंत्र का समय है, और पुराने बुर्जुआ लोकतंत्र के पुराने मृत और इसलिए आंतरिक रूप से झूठे दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि पोत्रसोव की लोकतंत्र के प्रति निम्नलिखित अपील उनकी उलझी हुई सोच को प्रकट करती है और अत्यधिक प्रतिक्रियावादी है। पीछे मत हटो बल्कि आगे बढ़ो, व्यक्तिवाद की ओर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चेतना की ओर, उसकी संपूर्ण अखंडता और पूरी शक्ति के साथ। आगे बढ़ने का मतलब है एक निश्चित अर्थ में पीछे भी जाना। एंगेल्स, मार्क्स और लासेल के पास अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का मूल्यांकन करने के उनके तरीके तक और लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राज्य संबंधों का उपयोग करना संभव बनाने तक। पोत्रसोव वर्तमान लोकतंत्र को पीछे की ओर ले जाता है, किसी खास अर्थ में नहीं बल्कि सभी अर्थों में। वह इसे पुराने बुर्जुआ लोकतंत्र के नारों और विचारधारा की ओर, पूंजीपति वर्ग पर जनता की निर्भरता की ओर ले जाता है। मार्क्स की पद्धति में सबसे पहले किसी निश्चित समय पर निश्चित और ठोस परिस्थितियों में ऐतिहासिक प्रक्रिया की वस्तुगत सामग्री को ध्यान में रखना शामिल है। ऐसा इसलिए ताकि सबसे पहले ये समझा जा सके कि उन ठोस परिस्थितियों में किस वर्ग का आंदोलन संभव प्रगति का मुख्य स्रोत है। 1859 में महाद्वीपीय यूरोप में ऐतिहासिक प्रक्रिया की वस्तुगत सामग्री में साम्राज्यवाद नहीं था बल्कि मुक्ति के लिए राष्ट्रीय बुर्जुआ आंदोलन थे। मुख्य स्रोत सामंती और निरंकुश ताकतों के खिलाफ पूंजीपति वर्ग का आंदोलन था। 55 साल बाद जब पुराने और प्रतिक्रियावादी सामंती प्रभुओं का स्थान जीर्ण पूंजीपति वर्ग के वित्तीय पूंजीपतियों ने ले लिया है, तो जानकार पोत्रसोव नए वर्ग के नहीं बल्कि पूंजीपति वर्ग के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का मूल्यांकन करने के लिए तैयार हैं। पोत्रसोव लिखते हैं, वास्तव में यह उस ठहराव के दौर के दौरान था जब हर देश में जबरदस्त आणविक प्रक्रियाएं हो रही थीं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी धीरे धीरे बदल रही थी, औपनिवेशिक अधिग्रहण की नीति, उग्र साम्राज्यवाद इसकी निर्णायक विशेषता बन रही थी। पोत्रसोव ने ऊपर कहे गए अपने शब्दों में जो सत्य कहा है उसके महत्व पर उचित विचार नहीं किया है। मान लीजिए कि बुर्जुआ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के युग में दो देश युद्ध कर रहे हैं। वर्तमान समय के दृष्टिकोण से हमें किस देश की सफलता की कामना करनी चाहिए? लोकतंत्र। जाहिर है उस देश को जिसकी सफलता पूंजीपति वर्ग के मुक्ति आंदोलन को और अधिक गति देगी, उसके विकास को और अधिक तेज करेगी और सामंतवाद को और अधिक निर्णायक रूप से कमजोर करेगी।
आइए हम ये भी मान लें कि वस्तुगत ऐतिहासिक स्थिति की निर्धारक विशेषता बदल गई है और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए प्रयास करने वाली पूंजी का स्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी ने ले लिया है। मान लीजिए कि पहले वाले देश के पास अफ्रीका का 3/4 हिस्सा है जबकि दूसरे वाले के पास 1/4 हिस्सा है। अफ्रीका का पुनः विभाजन उनके युद्ध की वस्तुगत सामग्री है। हमें किस पक्ष की सफलता की कामना करनी चाहिए? समस्या को उसके पिछले रूप में बताना बेतुका होगा क्योंकि हमारे पास मूल्यांकन के पुराने मानदंड नहीं हैं। न तो दशकों तक चलने वाला कोई बुर्जुआ मुक्ति आंदोलन है, न ही सामंतवाद के पतन की कोई लंबी प्रक्रिया है। वर्तमान लोकतंत्र का काम यह नहीं है कि वह अफ्रीका के 3/4 हिस्से पर अपना अधिकार जताने के लिए पूर्ववर्ती देश की मदद करे या बाद वाले देश की, भले ही वह पूर्ववर्ती देश की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक तेजी से विकास कर रहा हो, उस 3/4 हिस्से पर कब्जा करने में मदद करे। वर्तमान लोकतंत्र तभी अपने प्रति सच्चा रहेगा जब वह न तो किसी एक साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग से जुड़ेगा और न ही दूसरे साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग से, केवल तभी जब वह कहेगा कि दोनों पक्ष समान रूप से बुरे हैं और यदि वह हर देश में साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग की पराजय की कामना करता है। कोई भी अन्य निर्णय वास्तव में राष्ट्रीय उदारवादी होगा और वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयता के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा। पाठक को पोट्रासोव द्वारा बुर्जुआ वर्ग के दृष्टिकोण पर अपने बदलाव को छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई दिखावटी शब्दावली से धोखा नहीं खाना चाहिए। जब पोट्रासोव कहते हैं व्यक्तिवाद की ओर नहीं बल्कि अपनी संपूर्णता और पूरी शक्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीय चेतना की ओर, तो उनका उद्देश्य अपने दृष्टिकोण को काउत्स्की के दृष्टिकोण से अलग करना है। वे काउत्स्की के दृष्टिकोण और उनके जैसे अन्य लोगों के दृष्टिकोण को व्यक्तिवाद कहते हैं क्योंकि काउत्स्की ने किस पक्ष की सफलता अधिक वांछनीय है का निर्णय करने से इनकार कर दिया था और प्रत्येक व्यक्तिगत देश में श्रमिकों की राष्ट्रीय उदारवाद को उचित ठहराया था। हम इसके विपरीत वे मानो कहते हैं। हम पोट्रासोव, चेरेवानिन, मुस्लोव, प्लेखानोव और अन्य लोग अंतर्राष्ट्रीय चेतना की संपूर्ण अखंडता और पूरी शक्ति की अपील करते हैं क्योंकि हम एक निश्चित छाया के राष्ट्रीय उदारवाद के पक्ष में हैं, किसी भी तरह से किसी व्यक्तिगत राज्य या किसी व्यक्तिगत राष्ट्र के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक ऐसे दृष्टिकोण से जो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीयवादी है। ये तर्क हास्यास्पद होगा यदि यह ऐसा न हो अपमानजनक। पोट्रासोव एंड कंपनी और काउत्स्की दोनों ने उस वर्ग के दृष्टिकोण को धोखा दिया है जिसका प्रतिनिधित्व करने का वे पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। वे पूंजीपति वर्ग के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। 2. पोट्रासोव ने अपने लेख का शीर्षक 2 युगों के मोड़ पर रखा है। हम निस्संदेह 2 युगों के मोड़ पर जी रहे हैं और हमारी आंखों के सामने जो ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं उन्हें तभी समझा जा सकता है जब हम सबसे पहले एक युग से दूसरे युग में संक्रमण की वस्तुगत स्थितियों का विश्लेषण करें। यहाँ हमारे पास महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युग हैं, उनमें से प्रत्येक में अलग-अलग और आंशिक आंदोलन है और हमेशा रहेंगे, कभी आगे तो कभी पीछे। आंदोलन के औसत प्रकार और औसत गति से हमेशा विभिन्न विचलन होते हैं और रहेंगे। हम नहीं जान सकते कि किसी दिए गए युग में विभिन्न ऐतिहासिक आंदोलन कितनी तेजी से और कितनी सफलतापूर्वक विकसित होंगे, लेकिन हम ये जान सकते हैं और जानते हैं कि कौन सा वर्ग किसी युग या दूसरे युग के केंद्र में खड़ा है, जो इसकी मुख्य सामग्री, इसके विकास की मुख्य दिशा, उस युग में ऐतिहासिक स्थिति की मुख्य विशेषताएं आदि निर्धारित करता है। केवल उस आधार पर, यानी सबसे पहले विभिन्न युगों और अलग-अलग देशों के इतिहास में एकल प्रकरणों को नहीं कि मौलिक विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी रणनीति को सही ढंग से विकसित कर सकते हैं। किसी निश्चित युग की मूल विशेषताओं का ज्ञान ही किसी एक देश की विशिष्ट विशेषताओं को समझने के लिए आधार का काम कर सकता है। ये वह क्षेत्र है जहां पोट्रासोव और काउत्स्की दोनों का मुख्य कुतर्क या उनकी मौलिक ऐतिहासिक त्रुटि संबंधित है। काउत्स्की का लेख नशे डायलॉग के उसी अंक में प्रकाशित हुआ था, एक त्रुटि जिसने उन दोनों को मार्क्सवादी नहीं बल्कि राष्ट्रीय उदारवादी निष्कर्षों तक पहुंचाया है। समस्या यह है कि पोट्रासोव द्वारा चुना गया उदाहरण जिसने उन्हें विशेष रुचि प्रदान की है, अर्थात 1859 का इतालवी अभियान, साथ ही काउत्स्की द्वारा उद्धृत कई समान ऐतिहासिक उदाहरण किसी भी तरह से उन ऐतिहासिक युगों से संबंधित नहीं है जिस मोड़ पर हम रह रहे हैं। आइए हम उस युग को वर्तमान या तीसरा युग कहें जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं और जो अपने प्रारंभिक चरण में है। आइए हम उसे कल के युग या दूसरे युग कहें जिससे हम अभी अभी बाहर निकले हैं। उस स्थिति में हमें उस युग को जिससे पोट्रासोव और काउत्स्की अपने उदाहरण उद्धृत करते हैं परसों या पहले युग कहना होगा। पोट्रासोव और काउत्स्की दोनों के विद्रोही कुतर्क, उनके तर्कों की असहनीय मिथ्याता इस बात में निहित है कि वे वर्तमान या तीसरे युग की परिस्थितियों के स्थान पर परसों या पहले युग की परिस्थितियों को स्थापित करते हैं। मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि मेरा क्या अभिप्राय है। ऐतिहासिक युगों में सामान्य विभाजन जिसका मार्क्सवादी साहित्य में अक्सर उल्लेख किया गया है और जिसे काउत्स्की ने कई बार दोहराया है और पोट्रासोव के लेख में अपनाया गया है, निम्नलिखित है। 1-1-7-8-9-1-8-7-1-2-1-8-7-1-1-9-1-4-3-1-9-1-4।
यहाँ बेशक जैसा कि प्रकृति और समाज में हर जगह होता है, विभाजन की रेखाएं पारंपरिक और परिवर्तनशील सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। हम सबसे उत्कृष्ट और हड़ताली ऐतिहासिक घटनाओं को केवल अनुमानित रूप से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलनों में मील के पत्थर के रूप में लेते हैं। महान फ्रांसीसी क्रांति से फ्रेंको प्रूशियन युद्ध तक का पहला युग पूंजीपति वर्ग के उत्थान, उसकी विजय, पूंजीपति वर्ग के उन्नयन, सामान्य रूप से बुर्जुआ लोकतांत्रिक आंदोलनों और विशेष रूप से बुर्जुआ राष्ट्रीय आंदोलनों का युग, अप्रचलित सामंती निरंकुश संस्थाओं के तेजी से टूटने का युग है। दूसरा युग पूंजीपति वर्ग के पूर्ण प्रभुत्व और पतन का है, जो अपने प्रगतिशील चरित्र से प्रतिक्रियावादी और यहां तक कि अति प्रतिक्रियावादी वित्तीय पूंजी की ओर संक्रमण का युग है। यह एक ऐसा युग है जिसमें एक नया वर्ग, वर्तमान लोकतंत्र, तैयार हो रहा है और धीरे धीरे अपनी ताकत जुटा रहा है। तीसरा युग जो अभी शुरू हुआ है, पूंजीपति वर्ग को उस स्थिति में रखता है जिसमें सामंती प्रभु पहले युग के दौरान खुद को पाते थे। ये साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी उथल पुथल का युग है, साथ ही साम्राज्यवाद की प्रकृति से उत्पन्न उथल पुथल का भी युग है। यह कोई और नहीं बल्कि काउत्स्की ही थे, जिन्होंने लेखों की एक श्रृंखला में और अपने पैम्फलेट डेर वेग ज़ुर मार्च, जो 1909 में प्रकाशित हुआ, में पूरी स्पष्टता के साथ तीसरे युग की बुनियादी विशेषताओं को रेखांकित किया और इस युग और दूसरे युग कलके के बीच बुनियादी अंतरों को नोट किया और वर्तमान लोकतंत्र के तात्कालिक कार्यों के साथ साथ संघर्ष की स्थितियों और रूपों में परिवर्तन को पहचाना, जो कि बदली हुई वस्तुगत ऐतिहासिक स्थितियों से उपजा परिवर्तन है। काउत्स्की अब उसे जला रहे हैं जिसकी वे कल पूजा करते थे। उनके मोर्चे का परिवर्तन सबसे अविश्वसनीय, सबसे अशोभनीय और सबसे बेशर्म है। उपर्युक्त पैम्फलेट में उन्होंने आसन्न युद्ध के लक्षणों के बारे में स्पष्ट रूप से बात की और विशेष रूप से उस तरह के युद्ध के बारे में जो 1914 में एक तथ्य बन गया। तुलना के लिए उस पैम्फलेट और उनके वर्तमान लेखन से कई अंशों को एक साथ रखना ही पर्याप्त होगा ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके कि कैसे काउत्स्की ने अपने स्वयं के विश्वासों और गंभीर घोषणाओं को धोखा दिया है। इस संबंध में काउत्स्की कोई एक अकेला उदाहरण या यहाँ तक कि कोई जर्मन उदाहरण भी नहीं है। वो वर्तमान लोकतंत्र के समूचे उच्च वर्ग का एक विशिष्ट प्रतिनिधि है जो संकट के समय पूंजीपति वर्ग के पक्ष में चला गया है। पोत्रसोव और काउत्स्की द्वारा उद्धृत सभी ऐतिहासिक उदाहरण प्रथम युग के हैं। 1855, 1859, 1864, 1866 या 1870 की ही नहीं बल्कि 1877 रूसो तुर्की युद्ध और 1896, 1897 तुर्की और ग्रीस के बीच युद्ध और अर्मेनियाई अशांति की ऐतिहासिक युद्धकालीन घटनाओं की मुख्य वस्तुगत सामग्री बुर्जुआ राष्ट्रीय आंदोलन या बुर्जुआ समाज में आक्षेप थे, जो हर तरह के सामंतवाद से खुद को मुक्त कर रहे थे। उस समय वर्तमान लोकतंत्र द्वारा वास्तव में स्वतंत्र कार्रवाई की कोई संभावना नहीं हो सकती थी। कई अग्रणी देशों में बुर्जुआ वर्ग की अतिपरिपक्वता और पतन के युग के अनुरूप कार्रवाई। उस समय बुर्जुआ वर्ग प्रमुख वर्ग था जो उन युद्धों में अपनी भागीदारी के परिणामस्वरूप उन्नयन पर था। यह अकेले ही सामंती निरंकुश संस्थाओं के खिलाफ जबरदस्त ताकत के साथ सामने आ सकता था। वस्तुओं के संपत्तिवान उत्पादकों के विभिन्न स्तरों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला ये पूंजीपति वर्ग विभिन्न देशों में विभिन्न स्तरों पर प्रगतिशील था, कभी भी जैसे 1859 में इतालवी बुर्जुआ वर्ग का एक हिस्सा क्रांतिकारी भी हो सकता है। हालांकि इस युग की सामान्य विशेषता बुर्जुआ वर्ग की प्रगतिशीलता थी, यानी सामंतवाद के खिलाफ उसका अधूरा और अधूरा संघर्ष। वर्तमान लोकतंत्र के तत्वों और उनके प्रतिनिधि के रूप में मार्क्स के लिए उस समय सामंतवाद के खिलाफ प्रगतिशील बुर्जुआ वर्ग यानी संघर्ष करने में सक्षम के समर्थन के निर्विवाद सिद्धांत द्वारा निर्देशित होना पूरी तरह से स्वाभाविक था और उनके लिए इस समस्या से निपटना था कि किस पक्ष की सफलता यानी किस बुर्जुआ वर्ग की सफलता अधिक वांछनीय थी। युद्ध से प्रभावित प्रमुख देशों में लोकप्रिय आंदोलन उस समय आमतौर पर लोकतांत्रिक था, यानी अपनी आर्थिक और वर्ग सामग्री में बुर्जुआ लोकतांत्रिक। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस समय निम्नलिखित के अलावा कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। किस पूंजीपति वर्ग की सफलता, किन शक्तियों के संयोजन की सफलता, किन प्रतिक्रियावादी शक्तियों, सामंती निरंकुश ताकतें जो पूंजीपति वर्ग के उत्थान में बाधा डाल रही थी कि विफलता समकालीन लोकतंत्र को अधिक सहूलियत प्रदान करती थी। जैसा कि पोत्रसोव को भी स्वीकार करना पड़ा, बुर्जुआ राष्ट्रीय और मुक्ति आंदोलनों से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के अपने मूल्यांकन में मार्क्स इस बात पर विचार करते थे कि किसकी सफलता राष्ट्रीय और आमतौर पर लोकप्रिय लोकतांत्रिक आंदोलनों के विकास पोत्रसोव के लेखिका में योगदान देने में अधिक सक्षम थी। इसका मतलब यह है कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं के भीतर बुर्जुआ वर्ग के सत्ता में आने से उत्पन्न सैन्य संघर्षों के दौरान मार्क्स 1848 की तरह बुर्जुआ लोकतांत्रिक आंदोलन के दायरे को बढ़ाने और व्यापक और अधिक साधारण जनता, आमतौर पर निम्न बुर्जुआ वर्ग, विशेष रूप से किसान और अंततः समग्र रूप से गरीब वर्गों की भागीदारी के माध्यम से इसे शीर्ष पर लाने के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे।
आंदोलन के सामाजिक आधार के विस्तार और उसके विकास के लिए मार्क्स की यह चिंता, मार्क्स की लगातार लोकतांत्रिक रणनीति और लासेल की असंगत रणनीति जो राष्ट्रीय उदारवादियों के साथ गठबंधन की ओर मुड़ गई थी, के बीच बुनियादी अंतर है। तीसरे युग में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष रूप में पहले युग के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समान ही रहे, लेकिन उनकी सामाजिक और वर्गीय विषयवस्तु में परिवर्तन आया है। वस्तुगत ऐतिहासिक स्थिति काफी भिन्न हो गई है। सामंतवाद से राष्ट्रीय मुक्ति की दिशा में प्रयासरत एक उभरती हुई पूंजी के संघर्ष का स्थान सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी वित्तीय पूंजी द्वारा नई शक्तियों के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष ने ले लिया है, एक ऐसी शक्ति का संघर्ष जो थक चुकी है और अपनी आयु खो चुकी है तथा पतन की ओर अग्रसर है। बुर्जुआ राष्ट्रीय राज्य ढांचा, जो पहले युग में सामंतवाद से मुक्ति पाने वाली मानवता की उत्पादक शक्तियों के विकास का मुख्य आधार था, अब तीसरे युग में उत्पादक शक्तियों के आगे के विकास में बाधा बन गया है। एक उभरते और प्रगतिशील वर्ग से पूंजीपति वर्ग एक पतनशील और प्रतिक्रियावादी वर्ग में बदल गया है। यह एक बिल्कुल अलग वर्ग है जो अब व्यापक ऐतिहासिक पैमाने पर उन्नयन पर है। पोत्रसोव और काउत्स्की ने उस वर्ग के दृष्टिकोण को त्याग दिया है। वे पीछे मुड़ गए हैं, झूठे बुर्जुआ दावे को दोहराते हुए कि आज भी ऐतिहासिक प्रक्रिया की वस्तुगत सामग्री सामंतवाद के खिलाफ पूंजीपति वर्ग के प्रगतिशील आंदोलन में निहित है। वास्तव में अब प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग के बाद वर्तमान लोकतंत्र की कोई बात नहीं हो सकती है, चाहे वह किसी भी रंग का क्यों न हो। पहले युग में उद्देश्यपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य ये पता लगाना था कि किस तरह मरते हुए सामंतवाद के मुख्य प्रतिनिधियों के खिलाफ अपने संघर्ष में प्रगतिशील पूंजीपति वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का उपयोग करना चाहिए ताकि दुनिया के पूरे लोकतांत्रिक पूंजीपति वर्ग को अधिकतम संभव लाभ पहुंचाया जा सके। पहले युग में आधी सदी से भी पहले ये स्वाभाविक और अपरिहार्य था कि सामंतवाद द्वारा गुलाम बनाए गए पूंजीपति वर्ग को अपने अपने सामंती उत्पीड़क की हार की कामना करनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि उस समय यूरोपीय महत्व के प्रमुख और केंद्रीय सामंतीगण इतने अधिक नहीं थे। मार्क्स ने संघर्षों का मूल्यांकन इस तरह किया। उन्होंने ये पता लगाया कि किस देश में किसी निश्चित और ठोस स्थिति में बुर्जुआ मुक्ति आंदोलन की सफलता यूरोपीय सामंतीगण को कमजोर करने में अधिक महत्वपूर्ण थी। वर्तमान में तीसरे युग में कोई भी सामंती किला यूरोपीय महत्व का नहीं बचा है। बेशक ये कार्य यूरोपीय संघ का है। वर्तमान लोकतंत्र संघर्षों का उपयोग करने के लिए है, लेकिन पोत्रसोव और काउत्स्की के बावजूद यह अंतर्राष्ट्रीय उपयोग व्यक्तिगत राष्ट्रीय वित्त पूंजी के विरुद्ध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के विरुद्ध होना चाहिए। उपयोग उस वर्ग द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो 50 या 100 साल पहले उभार पर था। उस समय ये सबसे उन्नत बुर्जुआ लोकतंत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई पोत्रसोव की अभिव्यक्ति का प्रश्न था। आज यह एक और वर्ग है जो इतिहास द्वारा निर्मित और वस्तुगत मामलों की स्थिति द्वारा आगे बढ़ाए गए समान कार्य का सामना कर रहा है। 3. दूसरे युग, या जैसा कि पोत्रसोव कहते हैं, 45 वर्षों की अवधि 1870-1914 को उन्होंने बहुत ही अनिर्णायक रूप से चित्रित किया है। ट्रॉट्स्की द्वारा अपने जर्मन कार्य में दिए गए उसी काल के चरित्र चित्रण में भी यही अपूर्णता है। हालांकि वे पोत्रसोव के व्यावहारिक निष्कर्षों से सहमत नहीं है, ये निश्चित रूप से पूर्व के पक्ष में है। दोनों लेखकों को एक निश्चित अर्थ में एक दूसरे के इतने करीब होने का कारण शायद ही पता हो। पोत्रसोव इस युग के बारे में लिखते हैं जिसे हमने दूसरा यानी कल का युग कहा है। कार्य और संघर्ष का एक विस्तृत प्रतिबंध और एक सर्वव्यापी क्रमिकता, समय के ये संकेत जिन्हें कुछ लोगों ने एक सिद्धांत के रूप में ऊंचा किया है, दूसरों के लिए उनके जीवन में एक सामान्य तथ्य बन गए हैं और इस तरह उनकी मानसिकता का हिस्सा बन गए हैं, उनकी विचारधारा की एक छाया। एक सहज और सतर्क प्रगति के लिए इसकी इस युग की प्रतिभा के विपरीत सबसे पहले क्रमिकता में किसी भी तरह के विराम और किसी भी तरह की विनाशकारी घटनाओं के लिए एक स्पष्ट गैर अनुकूलनशीलता थी। और दूसरी बात, राष्ट्रीय कार्रवाई के क्षेत्र के भीतर एक असाधारण अलगाव, राष्ट्रीय परिवेश, न तो क्रांति न ही युद्ध। लोकतंत्र अधिक प्रभावी रूप से राष्ट्रवादी बन गया। जितना अधिक समय तक इसकी स्थिति युद्ध की अवधि लंबी हो गई और उतना ही लंबे समय तक मंच पर यूरोपीय इतिहास का वह दौर रहा जो यूरोप के दिल में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में नहीं जानता था और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राज्य क्षेत्रों की सीमाओं से परे कोई अशांति का अनुभव नहीं किया और सामान्य यूरोपीय या विश्व स्तर पर कोई गहरी दिलचस्पी महसूस नहीं की। इस चरित्र चित्रण में मुख्य कमी, जैसा कि ट्रॉट्स्की द्वारा उसी युग के चरित्र चित्रण में है, आधुनिक लोकतंत्र में गहरे अंतर्विरोधों को पहचानने और समझने में अनिच्छा है जो ऊपर वर्णित आधार पर विकसित हुआ है। ये धारणा बनती है कि समीक्षाधीन युग के समकालीन लोकतंत्र एक ही पूरे बने रहे जो आमतौर पर क्रमिकता से व्याप्त था, राष्ट्रवादी बन गया, धीरे धीरे क्रमिकता और आपदाओं से दूर हो गया और क्षुद्र और फफूंदयुक्त हो गया। वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उपर्युक्त प्रवृत्तियों के साथ साथ निस्संदेह अन्य और विपरीत प्रवृत्तियां भी काम कर रही थीं।
मेहनतकश जनता का दैनिक जीवन अंतर्राष्ट्रीयकरण के दौर से गुजर रहा था। शहर अधिकाधिक निवासियों को आकर्षित कर रहे थे और पूरी दुनिया के बड़े शहरों में जीवन की स्थितियां समान हो रही थी। पूंजी अंतर्राष्ट्रीय हो रही थी और बड़ी फैक्ट्रियों में शहरी और ग्रामीण लोग, देशी और विदेशी, दोनों आपस में मिलजुल रहे थे। वर्ग विरोधाभास और भी तीव्र होते जा रहे थे। नियोक्ता संघ मजदूर संघों पर और भी ज्यादा दबाव डाल रहे थे। संघर्ष के और भी तीखे और कटु रूप उभर रहे थे, जैसे उदाहरण के लिए सामूहिक हड़तालें, जीवनयापन की लागत बढ़ रही थी, वित्तीय पूंजी का दबाव असहनीय होता जा रहा था, आदि आदि। वास्तव में घटनाएं पोत्रसोव द्वारा वर्णित पैटर्न का पालन नहीं करती थीं। ये हम निश्चित रूप से जानते हैं। चर्चा के तहत अवधि में यूरोप के प्रमुख पूंजीवादी देशों में से कोई भी सचमुच एक भी समकालीन लोकतंत्र के भीतर दो परस्पर विरोधी धाराओं के बीच संघर्ष से नहीं बचा था। प्रत्येक बड़े देश में इस संघर्ष ने कई बार सबसे हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें विभाजन भी शामिल था। ये युग के सामान्य शांतिपूर्ण सुस्त चरित्र के बावजूद इन विरोधाभासी धाराओं ने बिना किसी अपवाद के जीवन के सभी विभिन्न क्षेत्रों और आधुनिक लोकतंत्र की सभी समस्याओं को प्रभावित किया है, जैसे कि पूंजीपति वर्ग के प्रति रवैया, उदारवादियों के साथ गठबंधन, युद्ध, ऋण के लिए मतदान, ऐसे मामलों के प्रति रवैया, औपनिवेशिक नीतियां, सुधार, आर्थिक संघर्ष का चरित्र, ट्रेड यूनियनों की तटस्थता आदि। सर्वव्यापी क्रमिकता किसी भी तरह से समकालीन लोकतंत्र में प्रमुख भावना नहीं थी, जैसा कि पोत्रसोव और ट्रॉट्स्की के लेखन से पता चलता है। नहीं, ये क्रमिकता एक निश्चित राजनीतिक प्रवृत्ति के रूप में आकार ले रही थी, जिसने उस समय अक्सर यूरोप में आधुनिक लोकतंत्र के अलग-अलग समूहों और कभी भी अलग-अलग पार्टियों को जन्म दिया। उस प्रवृत्ति के अपने नेता, अपने प्रेस अंग, अपनी नीति और आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करने का अपना विशेष और विशेष रूप से संगठित तरीका था। इसके अलावा ये प्रवृत्ति उस समय के लोकतंत्र के भीतर एक निश्चित सामाजिक स्तर के हितों पर अधिक से अधिक आधारित थी और अंततः खुद को ठोस रूप से स्थापित कर रही थी। सर्वव्यापी क्रमिकतावाद ने स्वाभाविक रूप से उस लोकतंत्र की पंक्तियों में अनेक निम्नबुर्जुआ सह्याद्रियों को आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त विशिष्ट निम्नबुर्जुआ परिस्थितियां और फलस्वरूप निम्नबुर्जुआ राजनीतिक अभिविन्यास सांसदों, पत्रकारों और ट्रेड यूनियन अधिकारियों के एक निश्चित स्तर के साथ नियम बन गया। मजदूर वर्ग की एक प्रकार की नौकरशाही और अभिजात वर्ग कमोबेश स्पष्ट और सुस्पष्ट तरीके से उभर रहा था। उदाहरण के लिए उपनिवेशों पर कब्जा और औपनिवेशिक संपत्तियों का विस्तार लें। ये ऊपर वर्णित अवधि की निस्संदेह विशेषताएं थीं और अधिकांश बड़े राज्यों के साथ भी। आर्थिक अर्थ में इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था पूंजीपति वर्ग के लिए अतिरिक्त लाभ और विशेषाधिकारों की एक राशि। इसके अलावा इसका मतलब था कि इस बड़े केक के टुकड़ों का आनंद छोटे पूंजीपतियों के एक छोटे से अल्पसंख्यक के साथ साथ बेहतर पद पर बैठे कर्मचारियों, श्रमिक आंदोलन के अधिकारियों आदि के लिए भी लेना। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में मजदूर वर्ग के एक नगण्य अल्पसंख्यक द्वारा उपनिवेशों से लाभ के टुकड़ों, विशेषाधिकारों का आनंद लेना एक स्थापित तथ्य है, जिसे मार्क्स और एंगेल्स ने मान्यता दी और इंगित किया। पहले केवल ब्रिटेन तक सीमित ये घटना यूरोप के सभी बड़े पूंजीवादी देशों में आम हो गई, क्योंकि उनकी औपनिवेशिक संपत्तियों का विस्तार हुआ और आमतौर पर पूंजीवाद के साम्राज्यवादी काल के बढ़ने और विकसित होने के साथ। एक शब्द में दूसरे युग कल्का की सर्वव्यापी क्रमिकता ने न केवल एक निश्चित क्रमिकता में किसी भी विराम के प्रति गैरनुकूलनीयता, जैसा कि पोत्रसोव सोचते हैं, न केवल कुछ संभावनावादी प्रवृत्तियां जैसा कि ट्रॉट्स्की मानते हैं, बल्कि वर्तमान लोकतंत्र के भीतर एक निश्चित सामाजिक स्तर पर आधारित एक संपूर्ण अवसरवादी प्रवृत्ति और सामान्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों के असंख्य संबंधों द्वारा अपने स्वयं के राष्ट्रीय छाया के पूंजीपति वर्ग के साथ जुड़ी हुई है। एक प्रवृत्ति जो सीधे खुले तौर पर सचेत रूप से और व्यवस्थित रूप से क्रमिकता में विराम के किसी भी विचार के प्रति शत्रुतापूर्ण है। ट्रॉट्स्की की कई सामरिक और संगठनात्मक गलतियां, पोत्रसोव की तो बात ही छोड़िए, अवसरवादी प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त परिपक्वता के तथ्य को पहचानने के उनके डर या उनकी अनिच्छा या असमर्थता से उपजी हैं और हमारे समय के राष्ट्रीय उदारवादियों या सामाजिक राष्ट्रवादियों के साथ इसके घनिष्ठ और अटूट संबंध को भी। व्यवहार में इस परिपक्वता और इस अटूट संबंध को पहचानने में यह विफलता कम से कम प्रमुख सामाजिक राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय उदारवादी बुराई के सामने पूर्ण भ्रम और असहायता की ओर ले जाती है। अवसरवाद और सामाजिक राष्ट्रवाद के बीच संबंध को सामान्यतः पोत्रसोव, मार्टोव, एक्सेलरोडवी, कोसोवस्की, जिन्होंने युद्ध क्रेडिट के लिए जर्मन डेमोक्रेट्स के राष्ट्रीय उदारवादी वोट का बचाव करने की बात कही है, और ट्रॉट्स्की द्वारा नकारा गया है। उनका मुख्य तर्क ये है कि कल के लोकतंत्र के अवसरवाद की रेखा के साथ विभाजन और आज के सामाजिक राष्ट्रवाद की रेखा के साथ विभाजन के बीच कोई पूर्ण संयोग मौजूद नहीं है। ये तर्क सबसे पहले वास्तव में गलत है, जैसा कि हम अभी दिखाएंगे। दूसरे, यह मार्क्सवादी सिद्धांतों के दृष्टिकोण से बिल्कुल एक तरफा, अधूरा और अस्थिर है। व्यक्ति और समूह एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, यह न केवल संभव है बल्कि किसी भी महान सामाजिक
उथल पुथल में अपरिहार्य भी है, हालांकि यह किसी निश्चित प्रवृत्ति की प्रकृति या निश्चित प्रवृत्तियों के बीच वैचारिक संबंधों या उनके वर्ग महत्व को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। ये सभी विचार इतने सर्वविदित और निर्विवाद लग सकते हैं कि कोई भी उन पर इतना जोर देने में लगभग शर्मिंदा महसूस करता है। फिर भी उपर्युक्त लेखकों ने इन विचारों को नजरअंदाज कर दिया है। अवसरवाद का मौलिक वर्ग महत्व या दूसरे शब्दों में इसकी सामाजिक आर्थिक सामग्री वर्तमान लोकतंत्र के कुछ तत्वों में निहित है। कई व्यक्तिगत मुद्दों पर वास्तव में, हालांकि शायद अनजाने में, पूंजीपति वर्ग के पास चले गए। अवसरवाद उदाराश्रम नीति के समान है। जो कोई भी इन शब्दों के गुटबाजी रूप से भयभीत है उसे मार्क्स एंगेल्स और काउत्स्की क्या बाद वाला एक अधिकार नहीं है जो गुटबाजी के विरोधियों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है के विचारों का अध्ययन करने का कष्ट उठाना चाहिए। मान लीजिए ब्रिटिश अवसरवाद पर। इसमें जरा भी संदेह नहीं हो सकता कि इस तरह के अध्ययन से अवसरवाद और उदाराश्रम नीति के बीच बुनियादी बातों के संयोग की पहचान हो सकेगी। आज के सामाजिक राष्ट्रवाद का बुनियादी वर्ग महत्व बिल्कुल वैसा ही है। अवसरवाद का मूल विचार पूंजीपति वर्ग और उसके प्रतिपक्ष के बीच गठबंधन या एक साथ खींचतान, कभी भी एक समझौता गुट या ऐसा ही कुछ है। सामाजिक राष्ट्रवाद का मूल विचार बिल्कुल वैसा ही है। अवसरवाद और सामाजिक राष्ट्रवाद के बीच वैचारिक और राजनीतिक समानता संबंध और यहां तक की पहचान भी संदेह से परे है। स्वाभाविक रूप से हमें अपना आधार व्यक्तियों या समूहों को नहीं बल्कि सामाजिक प्रवृत्तियों की सामग्री का वर्ग विश्लेषण और उनके आवश्यक और मुख्य सिद्धांतों की वैचारिक और राजनीतिक जांच को लेना चाहिए। इसी विषय को कुछ अलग दृष्टिकोण से देखते हुए हम पूछेंगे, सामाजिक राष्ट्रवाद कहां से आया? ये कैसे विकसित और परिपक्व हुआ? इसे महत्व और शक्ति किसने दी? जो व्यक्ति इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाया वह सामाजिक राष्ट्रवाद को समझने में पूरी तरह विफल रहा है और इसलिए वह अपने और सामाजिक राष्ट्रवाद के बीच एक वैचारिक रेखा खींचने में पूरी तरह से असमर्थ है, चाहे वह कितना भी जोर देकर क्यों न कहे कि वह ऐसा करने के लिए तैयार है। इस सवाल का एक ही जवाब हो सकता है, सामाजिक राष्ट्रवाद अवसरवाद से विकसित हुआ है और अवसरवाद ने ही इसे ताकत दी। सामाजिक राष्ट्रवाद अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? ठीक उसी तरह जैसे गर्भाधान के 9 महीने बीत जाने पर बच्चा अचानक प्रकट होता है। पूरे दूसरे या कल युग के दौरान सभी यूरोपीय देशों में अवसरवाद की कई अभिव्यक्तियां एक नाला थीं जो अब अचानक एक बड़े, हालांकि बहुत उथले और हम कोष्ठक में मैला और गंदा भी जोड़ सकते हैं, में बह गई हैं। सामाजिक राष्ट्रवाद की नदी। गर्भाधान के 9 महीने बाद शिशु को अपनी मां से अलग होना पड़ता है। अवसरवाद के गर्भाधान के कई दशकों बाद सामाजिक राष्ट्रवाद उसके पके फल को कमोबेश संक्षिप्त अवधि दशकों की तुलना में के भीतर वर्तमान लोकतंत्र से अलग होना पड़ेगा। चाहे कितने भी अच्छे लोग ऐसे विचारों और शब्दों पर डांटे, गुस्सा करें या चिल्लाएं, यह अपरिहार्य है क्योंकि यह वर्तमान लोकतंत्र के संपूर्ण सामाजिक विकास और तीसरे युग की वस्तुगत स्थितियों से निकलता है। लेकिन अगर अवसरवाद की रेखा के साथ विभाजन और सामाजिक राष्ट्रवाद की रेखा के साथ विभाजन पूरी तरह से मेल नहीं खाते तो क्या ये साबित नहीं करता कि इन दो तथ्यों के बीच कोई पर्याप्त संबंध नहीं है? ये पहली जगह में ठीक उसी तरह नहीं है जैसे कि यह तथ्य कि 18वीं शताब्दी के अंत में व्यक्तिगत बुर्जुआइया तो सामंती प्रभु या लोगों के पक्ष में चले गए। ये साबित नहीं करता है कि पूंजीपति वर्ग के विकास और 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति के बीच कोई संबंध नहीं था। दूसरे, कुल मिलाकर ऐसा संयोग है और हम केवल सामान्य अर्थ में और समग्र रूप से आंदोलनों की बात कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत देश नहीं बल्कि उनमें से कई, मान लें कि 10 यूरोपीय देश, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, रूस, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और बल्गेरिया। केवल इटैलिक में दिए गए 3 देश अपवाद लग सकते हैं। दूसरों में अवसरवाद के प्रति अधिक विरोधियों की प्रवृत्तियों ने सामाजिक राष्ट्रवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। जर्मनी में प्रसिद्ध मोनात शेफ्टे और उसके विरोधियों, रूस में नशे डायलो और उसके विरोधियों, इटली में बिस्सोलाटी की पार्टी और उसके विरोधियों, स्विट्जरलैंड में ग्रीलिच और ग्रिम के अनुयायियों, स्वीडन में ब्रांटिंग और होगलुंड की तुलना करें और हॉलैंड में ट्रॉल्स्ट्रा, पेनिकोइक और गोर्टर और अंत में बल्गेरिया में ओप्शो डायलो के अनुयायी और टेसेन्याकी। पुराने और नए विभाजन के बीच सामान्य संयोग एक तथ्य है। जहां तक पूर्ण संयोगों की बात है, वे सबसे सरल प्राकृतिक घटनाओं में भी नहीं होते हैं, जैसे कि कामा से मिलने से पहले वोल्गा और उस बिंदु से नीचे वोल्गा के बीच पूर्ण संयोग नहीं होता है, न ही एक बच्चे और उसके माता पिता के बीच पूरी समानता है। ओप्शो डायलो कॉमन कॉज के अनुयायी, जिन्हें शिरोकी समाजवादी भी कहा जाता है, बल्गेरियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में एक अवसरवादी प्रवृत्ति। ओप्शो डायलो नामक पत्रिका 1900 से प्रकाशित होती रही। 1903 में रूसे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की 10वीं कांग्रेस में विभाजन के बाद उन्होंने एक सुधारवादी बल्गेरियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी शिरोकी समाजवादियों की बनाई। 1914-18 के विश्व साम्राज्यवादी युद्ध के दौरान ओप्शो डायलो के अनुयायियों ने एक अंतर्राष्ट्रवादी रुख अपनाया।
टेसेनियाकी बल्गेरियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति जिसने 1903 में एक स्वतंत्र बल्गेरियाई वर्कर्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में आकार लिया। टेसेनियाकी के संस्थापक और नेता डी ब्लागोयेव थे। उनके अनुयायी जॉर्जी दिमित्रोव और वासिल कोलारोव अन्य लोगों के अलावा बाद में उस पार्टी का नेतृत्व किया। 1914-18 में टेसेनियाकी साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ सामने आए। 1919 में वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल हो गए और बल्गेरिया की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ब्रिटेन केवल अपवाद लगता है, वास्तव में वहां युद्ध से पहले ब्रिटेन में दो मुख्य धाराएं थीं। इनकी पहचान दो दैनिकों से की जाती है जो इन धाराओं के व्यापक चरित्र का सबसे सच्चा वस्तुपरक संकेत है, अर्थात डेली सिटीजन अवसरवादियों का अखबार और डेली हेरल्ड अवसरवाद के विरोधियों का मुखपत्र। द डेली सिटीजन मूल रूप से अवसरवादी ब्लॉक लेबर पार्टी फेबियन और ब्रिटेन की स्वतंत्र लेबर पार्टी का मुखपत्र 1912 से 1915 तक लंदन में प्रकाशित हुआ। द डेली हेरल्ड ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र जो 1912 से लंदन से प्रकाशित होता है। दोनों ही पत्र राष्ट्रवाद की लहर में डूब गए हैं, फिर भी पूर्व के अनुयायियों के 10वें हिस्से से कम और बाद के अनुयायियों के कुछ 3/7वें हिस्से द्वारा विरोध व्यक्त किया गया है। तुलना की सामान्य पद्धति जिसके तहत केवल ब्रिटिश सोशलिस्ट पार्टी की तुलना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से की जाती है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह फेबियन और लेबर पार्टी के साथ उत्तरार्ध के वास्तविक गुट के अस्तित्व की अनदेखी करती है। फेबियन सोसाइटी के सदस्य 1884 में स्थापित एक ब्रिटिश सुधारवादी संगठन। ये नाम रोमन कमांडर क्विंस फेबियस मैक्सिमस के लिए एक संकेत है जिसे कंक्टिटे यानी देरी करने वाला कहा जाता था। बिना किसी बड़े युद्ध का जोखिम उठाए हैनिबल की सेना को परेशान करने की अपनी रणनीति के लिए। सोसाइटी के अधिकांश सदस्य बुर्जुआ बुद्धिजीवी थे, विद्वान लेखक राजनेता जैसे सिडनी और बीट्राइस वेब, बर्नार्ड शॉ, रामसे मैकडॉनल्ड, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष और समाजवादी क्रांति की आवश्यकता से इनकार किया और जोर देकर कहा कि पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण केवल छोटे सुधारों और समाज के क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से ही संभव है। लेनिन ने कहा कि यह एक अत्यंत अवसरवादी प्रवृत्ति थी। फेबियन सोसाइटी जो 1900 में लेबर पार्टी से संबद्ध थी, लेबर पार्टी की नीति के वैचारिक स्रोतों में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फेबियनों ने एक सामाजिक अंधराष्ट्रवादी रुख अपनाया। लेनिन द्वारा फेबियनों के वर्णन के लिए ब्रिटिश शांतिवाद और ब्रिटिश नापसंदगी सिद्धांत देखें। इसका अर्थ यह है कि 10 देशों में से केवल 2 ही अपवाद है, केवल ऐसे स्पष्ट कारणों से जिन पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस लहर ने अवसरवाद के लगभग सभी विरोधियों को अपने में समाहित कर लिया है। ये निस्संदेह इस लहर की ताकत को साबित करता है, लेकिन ये किसी भी तरह से पूरे यूरोप के लिए पुराने विभाजन और नए विभाजन के बीच संयोग को गलत साबित नहीं करता है। हमें बताया जाता है कि अवसरवाद की रेखा के साथ विभाजन पुराना हो चुका है और केवल एक ही विभाजन महत्वपूर्ण है, वह है अंतर्राष्ट्रीयता के अनुयायियों और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के अनुयायियों के बीच का विभाजन। ये राय मूल रूप से गलत है। अंतर्राष्ट्रीयता के अनुयायियों की अवधारणा सभी सामग्री और अर्थ से रहित है अगर हम इसे ठोस रूप से नहीं बढ़ाते हैं। हालांकि इस तरह के ठोस विस्तार की ओर कोई भी कदम अवसरवाद के प्रति शत्रुता की विशेषताओं की गणना होगी। व्यवहार में यह और भी अधिक सत्य साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीयता का अनुयायी जो एक ही समय में अवसरवाद का सबसे सुसंगत और दृढ़ विरोधी नहीं है, वह एक दिखावा है, इससे अधिक कुछ नहीं। शायद इस प्रकार के कुछ व्यक्ति ईमानदारी से खुद को अंतर्राष्ट्रीयवादी मानते हों। हालांकि लोगों का मूल्यांकन उनके खुद के बारे में सोचने से नहीं बल्कि उनके राजनीतिक व्यवहार से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयवादियों का राजनीतिक व्यवहार जो अवसरवाद के सुसंगत और दृढ़ विरोधी नहीं है, हमेशा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति की सहायता और समर्थन करेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रवादी भी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीयवादी कहते हैं। काउट्स्की, लेंश, हेनिस्क, वांडरवेल्डे, हिंडमैन और अन्य न केवल वे खुद को ऐसा कहते हैं बल्कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय मेलमिलाप, एक समझौते, अपने विचारों को साझा करने वाले व्यक्तियों के एक संघ को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अवसरवादी अंतर्राष्ट्रीयता के खिलाफ नहीं है, वे केवल अवसरवादियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पक्ष में हैं।